हेलो। गुड मॉर्निंग मैम। आज स्टार्ट करते हैं ब्लॉक 2 का लास्ट। अभी तक हम ये देख रहे थे इसमें कि जो डेटाबेस है हमारा वो सेंट्रलाइज था और उसके थ्रू हम पूरी प्रोसेसिंग करते थे। बट अब क्या करेंगे कि हम अपने डेटाबेस को डिस्ट्रीब्यूटेड बनाएंगे। मतलब उसको मल्टीपल साइट्स पे एक्सेस करवाएंगे। मल्टीपल साइट्स पे मल्टीपल यूजर्स उसको एक्सेस कर सकेंगे। और फिर बट उसका जो कंट्रोल होगा वो एक सेंट्रलाइज डेटाबेस के पास होगा कि कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। वो सारा कंट्रोल एक के पास होगा, जिसको हम बोलेंगे क्या, सर्वर। अब ये देखो क्या होता है। अ डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस इज अ सेट ऑफ डेटाबेस stored on multiple computers that appears to applications as a single database। अब इसमें हम साइमल्टेनियसली उसको एक्सेस कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, नेटवर्क में डेटाबेस को चला सकते हैं। आप लोकल सर्वर से इसकी पूरी कंट्रोलिंग कर सकते हो। बट इसमें हमें बस ध्यान क्या रखना होगा कि जो डेटाबेस है हमारा वो कंसिस्टेंसी को मेंटेन करे। फिर आते हैं इसमें कि जब हम डेटाबेस की इसमें बात कर रहे हैं, हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो वो मेमोरी पे कैसे काम करें। तो जब हम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में कम्युनिकेशंस की बात करते हैं तो हमें एक कम्युनिकेशन मीडिया चाहिए। उसके लिए हाई स्पीड बसेस, टेलीफोन लाइंस। फिर जो आपका मेन कंप्यूटर है वो क्या करेगा, जो सर्वर होगा वो मल्टीपल कंप्यूटर्स के साथ सिंक्रोनाइजेशन करेगा। वो जो मेन आपका सर्वर है उसकी मेमोरी को शेयर नहीं करेगा। तो क्या होगा कि अलग अलग सिस्टम्स में डेटाबेस एक्सेस हो रहे होंगे। वहाँ से जो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस है उस पे मेन सर्वर पे जो उसकी मेन मेमोरी है वो उन सबको कंट्रोल कर रही होगी। वहाँ पे उसी सिस्टम की सर्वर की प्रोसेसिंग चल रही होगी। बाकी जितने भी आपके नेटवर्क में लगे हुए और कंप्यूटर्स होंगे उनके पास अपनी मेमोरी होगी, वो अपने मेमोरी से उस डेटाबेस की प्रोसेसिंग कर रहे हैं। अब ये जो डेटाबेस होता है आपका, ये मल्टीपल जगहों पे मल्टीपल पार्टिसिपेशंस पे काम करता है। जैसे कि आप ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करा सकते हो। आप एक साइट पे डेटा को एक्सेस कर सकते हो या मल्टीपल साइट्स पे भी डेटा को एक्सेस कर सकते हो। फिर सारे डेटाबेस का एक ही सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल होगा। अब इसमें आपको प्रॉब्लम्स क्या आएंगी, क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं इसमें कि लोकल और सेंट्रल साइट में हो सकता है लॉस ऑफ मैसेजेस हो जाए। हो सकता है कि कोई कम्युनिकेशन लिंक टूट जाए आपका सेंट्रलाइज साइट से, या अगर लोड एक्सेस हो गया तो क्वेरीज को एक्सेस होने में डिले हो सकता है। तो इसके लिए हमें जो डेटाबेस कंट्रोल सिस्टम चाहिए वो थोड़े हैवी चाहिए। और जहाँ पे डेटाबेस की रिपोजिटरी होगी वहाँ से कंट्रोलिंग जो है, हमें वहाँ पे प्रॉपर कोऑर्डिनेशन चाहिए, मल्टीपल साइट्स चाहिए। तो उसके लिए हमें जो डेटाबेस की सिस्टम की एफिशिएंसी है, उसका एक्सेस कंट्रोल है, वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए। अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस का स्ट्रक्चर क्या होगा कि वो लोकल और ग्लोबल दोनों ट्रांजैक्शंस को एग्जीक्यूट कर सकेगा। फिर लोकल और ग्लोबल दोनों क्वेरीज को एग्जीक्यूट कर सकेगा। फिर आते हैं
कि आप अपने डेटाबेस को बांट कैसे सकते हैं। उसके लिए आप मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशंस के थ्रू उनको डिवाइड कर सकते हो। वेरियस टोपोलॉजीज़ को यूज़ करते हुए उनको डिवाइड कर सकते हो। अब ये जब आप डेटाबेस की डिस्ट्रीब्यूशन करते हो तो हम कौन सी टोपोलॉजी फॉलो करें, कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करें, उसमें ये 4 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स काम आते हैं। सबसे पहला इंस्टॉलेशन, दूसरा कम्युनिकेशन, फिर रिलायबिलिटी और अवेलेबिलिटी। इंस्टॉलेशन कॉस्ट मतलब मैं उसको नेटवर्क में डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ, तो मुझे नेटवर्किंग की कॉस्ट भी बेयर करनी पड़ेगी उस डेटाबेस के लिए। तो फिजिकली लिंकिंग एट द मल्टीपल साइट्स, उसकी कॉस्ट हमारी इस डिस्ट्रीब्यूशन में आएगी। फिर कम्युनिकेशन कॉस्ट, जो टाइम और मनी लगेगा हमारा एक मैसेज को दूसरे साइट पर, एक साइट से दूसरे साइट पे सेंड करने के लिए। देन रिलायबिलिटी, कि आपने सिस्टम्स को कनेक्ट तो कर दिया एक दूसरे के साथ, अब वो फ्रिक्वेंसी जिस पे वो सिस्टम आपको मिले या वो लिंक आपको अवेलेबल रहे, तो वो भी इसमें बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देन अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी का मतलब कि जो वो डेटा है वो आपको फेलियर के बावजूद भी अगर एक्सेस करने को मिल जाता है, दैट इज कॉल्ड इट्स अवेलेबिलिटी। देन आते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजेक्शन। डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजेक्शन क्या होगी मेरी, जैसे सपोज बैंक की ब्रांचेज है, वो मल्टीपल साइट्स पे काम कर रही होती हैं। अब मैं एक बैंक से जाके वहाँ पे उस ब्रांच में कुछ अमाउंट डिपॉजिट करा देती हूँ, तो वो क्या करते हैं कि उस ब्रांच में देखते हैं या किस ब्रांच में आपकी डिटेल्स हैं, उसको चेक करते हैं। फिर वो सेट करते हैं कि देखते हैं कि भैया डेटाबेस ही चेक करता है वो, कि आपका उस बैंक में खाता है या नहीं है। फिर वो चेक करते हैं, उससे रिलेट करते हैं कि उस आपकी ब्रांच की डिटेल्स क्या हैं। अगर हैं तो वो ट्रांजैक्शंस आपके बैंक के अंदर उसको अपडेट कर देते हैं। देन वी कम टू एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। प्राइमरी एडवांटेज इसकी क्या होगी कि डेटा डिस्ट्रीब्यूशन की, कि ये डेटा शेयर करता है और डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल रखता है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को रिफ्लेक्ट करता है। रिलायबिलिटी इम्प्रूव हो जाती है, अवेलेबिलिटी इम्प्रूव हो जाती है, परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो जाती है। अगर मेरे पीछे हार्डवेयर स्ट्रॉन्ग हो तो हमारी क्वेरी प्रोसेसिंग भी फास्ट हो जाती है। देन आप छोटे छोटे सिस्टम्स पे मुझे हर बारी डेटाबेस के इम्प्लीमेंटेशंस करने की ज़रूरत नहीं होती, तो वो इकोनॉमिकली भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। फिर आपके सिस्टम की मॉड्यूलर ग्रोथ भी हो जाती है। डिसएडवांटेजेस क्या आएंगी कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी, ग्रेटर पोटेंशियल ऑफ बग्स इंक्रीज हो जाएंगे आपके, ओवरहेड इंक्रीज हो जाएगा, सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाएगी। देन सिस्टम का इंटीग्रिटी कंट्रोल थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, आपका डेटाबेस का डिज़ाइन जो है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अब आते हैं इसमें, जो आपका डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस होता है वो लोकल लेवल पे रिलेशनल होता है। तो हमें क्या चीज़ें ध्यान रखनी है कि मेरे को डेटाबेस डिज़ाइन करते हुए और जो चीज़ों का ध्यान रखना होता है वो क्या होता है कि रेप्लिकेशन ना हो डेटा की। रेप्लिकेशन ऐसे हो अगर हो तो कि जैसे सर्वर पे है और जहाँ वो यूज़ हो रहा है डेटाबेस जाके वहीं पे ही उसका रेप्लिका बने। तो रेप्लिकेशन में सिर्फ एक उसकी कॉपी स्टोर हो जहाँ पे वो डेटाबेस रन हो रहा है। दूसरा फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का क्या मतलब है कि आप एक रिलेशन को, उस डेटाबेस को मल्टीपल जगहों पर स्टोर कर देते हैं जहाँ पे उसकी ज़रूरत होती है।
अब आते हैं इसमें कि रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है या मुझे रेप्लिकेशन की क्यों ज़रूरत होती है। जब रेप्लिकेशन, मैंने कोई बोला कि कोई मेरा एक रिलेशन आ रहा है, मैं उसकी कॉपीज़ बनाती हूँ और उसको मैं मल्टीपल साइट्स पे स्टोर कर देती हूँ, तो हम उसको तब क्या बोलेंगे कि माय डेटा इज़ रेप्लिकेटेड। अब उस रेप्लिकेशन की क्यों ज़रूरत होती है या उस रेप्लिकेशन की क्या एडवांटेजेस होंगी मेरी। तो सबसे पहली आती है इसमें कि अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा। सपोज किसी एक साइट पे वो डेटा फेल हो जाता है, वो डेटाबेस में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो मेरी अगर उसकी कॉपी मेंटेन्ड है तो हम उस रिकवरी एल्गोरिदम से उस साइट पे उस डेटा को वापस रिकवर कर सकते हैं। देन वो पैरेललिज्म को इंक्रीज कर देता है। पैरेललिज्म मतलब कि अगर मैंने उसकी मल्टीपल कॉपीज बनाई हुई हैं और वो डिस्ट्रीब्यूटेड है मेरा, तो क्या होगा, उसका रेप्लिका बना हुआ है मेरा। तो अगर मैं एक साइट पे कोई ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट करती हूँ तो वो मल्टीपल साइट्स पे ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा, तो मुझे मल्टीपल साइट्स पे डेटा को मूव कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देन इंक्रीज्ड ओवरहेड ऑन अपडेट। इंक्रीज्ड ओवरहेड का क्या मतलब आएगा कि सभी जगह पे जो रेप्लिकेटेड डेटा है वो कंसिस्टेंट है। तो उससे क्या होगा कि अगर मैं एक जगह अपडेट करूँगी तो वो सभी जगहों पे अपडेट हो जाएगा। जैसे मैंने बैंक से पैसे निकाले, तो मैंने जहाँ से निकाले सिर्फ वो वहाँ अपडेट नहीं होगा, पूरे अकाउंट में अपडेट हो जाएगा और हर ब्रांच में वो अपडेट हो जाएगा। तो इसीलिए इसमें क्या इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट आया, इंक्रीज्ड ओवरहेड्स ऑन अपडेट। तो एक जगह की अपडेशन सभी जगह पे रेप्लिकेट हो जाएगी। देन हम इसमें रेप्लिकेशन को दो तरीकों से क्लासिफाई करते हैं, कंप्लीट रेप्लिकेशन और सिलेक्टिव रेप्लिकेशन। कंप्लीट का मतलब होता है क्या कि आप अपने पूरे डेटाबेस की एक कॉपी को मेंटेन करके रखते हो, बट इसमें क्या होता है कि आपकी स्टोरेज कॉस्ट, कम्युनिकेशन कॉस्ट वो इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। दूसरी होती है सिलेक्टिव रेप्लिकेशन, कि मैं छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स ऑफ डेटाबेस को रेप्लिकेट करूं या उसको मतलब छोटी चीज़ों को मैं स्टोर करके रखूं मल्टीपल जगहों पे, जिसका मुझे लगता है कि हाँ ये बार बार यूज होता है, जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, तो हम उसको बोलते हैं सिलेक्टिव रेप्लिकेशन। दूसरा इसमें हमने इम्पोर्टेंट पॉइंट ऊपर देखा था, डेटा फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का क्या मतलब होता है कि मैं अपने बड़े डेटाबेस को डिकम्पोज कर रही हूँ छोटी चीज़ों में, छोटे पार्ट्स में, उसके सब मॉड्यूल्स बना रही हूँ, छोटी चीज़ें कर रही हूँ। उससे क्या बेनिफिट मिलता है कि एक तो वो डेटा मेरा, सबसे पहली चीज़ उसमें क्या रखनी होती है कि छोटा है, तो मुझे ये ध्यान रखना है कि वो ओवरलैप ना हो, मैं बार बार सेम डेटा को ही फ्रेगमेंट ना करती हूँ। और फ्रेगमेंटेशन के फ़ायदे क्या होंगे कि मेरे को सपोज बैंक के कस्टमर अकाउंट पे ही जाना है, तो मैं सिर्फ उसी पे ही जाऊंगी। किसी बैंक के लोन पे ही जाना है तो सिर्फ उसी पे ही जाऊंगी। तो पार्शियल डेटा पे हम अपनी एप्लीकेशंस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फिर सिस्टम की एफिशिएंसी इंक्रीज हो सकती है, पैरेललिज्म इंक्रीज हो सकता है, सिक्योरिटी इंक्रीज हो सकती है। अब हम फ्रेगमेंटेशन किन रूल्स पे करते हैं। फ्रेगमेंटेशन करने के हमारे पास जो रूल्स होते हैं वो होते हैं कि आप अपने डेटा में हमेशा ये ध्यान रखेंगे जब मैं डेटा को फ्रेगमेंट करूँगी कि डेटा कंप्लीट होना चाहिए। जब भी उसको फ्रेगमेंट करेंगे तो कोई डेटा लॉस नहीं आना चाहिए। सपोज कोई फ्रेगमेंट आपने बनाया तो उस पार्ट का फ्रेगमेंट पूरा उसके अंदर अपीयर होना चाहिए। फिर रिकंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या कि मैं उसको जब प्रिजर्व करूं या दोबारा लेके जाऊं तो वो पुराने डेटाबेस के साथ रीफ्रेगमेंट हो, रीजॉइन हो सके। देन डिसजॉइंटनेस। डिसजॉइंटनेस का मतलब क्या
कि वो जो डेटा मैंने एक फ्रेगमेंट बनाया वो दूसरे फ्रेगमेंट के अंदर अवेलेबल ना हो। अब आप अपने डेटा को इसमें दो तरीके से डिवाइड कर सकते हो, जैसे वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन एंड हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन। वो डिपेंड करता है कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी डिमांड कैसी है। वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है कि हम उसमें प्राइमरी की एट्रीब्यूट्स का ध्यान रखते हैं, उसमें हम टपल्स और वर्टिकल फ्रेगमेंट्स का, ये देखो ये है हमारी हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन। जैसे मैंने इस फ्रेगमेंट का ये उठाया, इसका ये पार्ट उठाया, इसका ये पार्ट उठाया, तो ये हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन है। और ये मेरी वर्टिकल है कि पूरा का पूरा एक ब्लॉक ऐसे उठा लिया, तो दिस इज माय वर्टिकल। और ये ऊपर वाली हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में हम क्या करते हैं कि मैं एक ग्रुप ऑफ डेटा को उठाती हूँ, और जब हम वर्टिकल की बात करते हैं तो उसमें पूरा का पूरा एक ब्लॉक उठा लेते हैं। अब देखो इसमें इसने हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन को दिखाया। इसमें इसने बोला कि हमने डिपॉजिट किया ब्रांच कोड, अकाउंट नंबर, कस्टमर नेम और बैलेंस। अब इसको अगर मैं फ्रेगमेंट करूं तो कैसे फ्रेगमेंट कर रही हूँ कि मैंने इसमें हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंट्स बनाए। हमने कहा कि 1101 वाले जितने हैं वो सारे इकट्ठे हो जाओ, तो उसका ब्रांच कोड 1101 है, वो इकट्ठे हो जाएंगे ग्रुप। तो हम यहाँ पे जितने भी 1101 वाले हैं वो इकट्ठे ग्रुप हो गए, तो ये शो कर रहा है मेरी क्या, हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन। तो इसमें ये पूरे पूरे रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। तो हम इसमें रिलेशन अलजेब्रा के थ्रू हम इसमें ग्रुपिंग इसकी कैसे दिखा सकते हैं। इसके दो फ्रेगमेंट मैंने बना लिए। क्या किया, 1101 वाला इकट्ठा आ गया, 1102 वाला इकट्ठा आ गया। तो ये हुई मेरी हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन। वर्टिकल में देखो कैसे करोगे। वर्टिकल में इसने क्या किया कि उसने बोला कि मुझे वो सारे रिकॉर्ड्स दे दो जिसका कि जो यहाँ पे डिपॉजिट 3 में इसने हमें दिखाया क्या कि जिसका भी टपल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 है वो यहाँ पे शो कर। अब यहाँ पे इसने इसको दो वर्टिकल फ्रेगमेंट्स में स्टोर कर दिया। देखो कैसे, ब्रांच कोड, कस्टमर नेम और टपल नंबर, ब्रांच कोड, कस्टमर नेम और टपल नंबर। दूसरे में उसने कैसे इसको किया, अकाउंट नंबर, बैलेंस और टपल नंबर। तो अब ये दोनों को ज्वाइन किसके थ्रू करेगा, इस टपल नंबर के थ्रू करेगा। तो ये हुई मेरी क्या, वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन। और इसको हमने कैसे शो किया, देखो डिपॉजिट 3 किसके बराबर आया, जिसमें ब्रांच कोड भी पूरे हैं, कस्टमर नेम भी पूरे हैं और टपल नंबर भी पूरे हैं। और यहाँ पे हमने इसको शो किया डिपॉजिट 4 को वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन में कि अकाउंट नंबर, बैलेंस और टपल नंबर इकट्ठे ग्रुप हो गए। तो ये मेरी वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन है। तीसरी टाइप की इसमें आती है मिक्स्ड फ्रेगमेंटेशन। इसको हम हाइब्रिड फ्रेगमेंटेशन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, तो इसमें जब ऐसा केस आए कि मेरे पास डेटाबेस खुद को फ्रेगमेंट करने के ही उसमें पोजीशन में ना हो, तो हम उसमें हाइब्रिड फ्रेगमेंटेशन को यूज करते हैं। तो इसमें क्या मतलब होगा ये कि जो भी मेरा डेटा वर्टिकली फ्रेगमेंटेटेड है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा किसमें, हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन में। फिर डेराइव्ड हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन, जब मैं एक ही डेटाबेस के अंदर मल्टीपल रिलेशंस के थ्रू उसको ज्वाइन करती हूँ टू अवॉइड द ओवरहेड प्रोसेसिंग, तो वहाँ हम डेराइव्ड हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन का यूज करते हैं। आप फ्रेगमेंटेशन कैसे कर सकते हो, देखो कि उसकी नेचर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को चेक करो। फिर ईआर डायग्राम आपके पास होना चाहिए। आप कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो उसके ऊपर, वो आपको पता होना चाहिए। देन वो जो रिलेशन है वो फर्दर फ्रेगमेंट ना हो, ये ध्यान रखना चाहिए।
उसका पूरा स्केमा आपको अच्छे से डिज़ाइन करना पड़ेगा कि इसके अंदर मैं कौन कौन से फील्ड्स रखूं, ताकि जो फर्दर आगे आप उसकी डेरिवेशन करो अगर, तो उसके रिलेशंस के ऊपर तो सारे कैंडिडेट्स उसमें कवर हों। देन वी कम टू क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर कहाँ काम करता है? जहाँ मैंने प्रोसेसेस कॉन्करेंटली और कोऑपरेटिवली काम करानी हो, वहाँ पे सर्वर के ऊपर पूरा लोड होता है काम करने का। इनिशियली जब क्लाइंट सर्वर इन्वायरमेंट बना था, तो सिर्फ सर्वर के पास प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज होती थी, बट अब आपके पास जितने भी क्लाइंट्स हैं उन सबके पास भी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज होती हैं। तो हम इसमें अपने डेटाबेस को एक इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे जाके मल्टीपल जगहों पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, बट कंट्रोल किसके पास रहेगा? सर्वर के पास रहेगा। अब क्लाइंट सर्वर इन्वायरमेंट की एडवांटेजेस क्या होती हैं कि मैं इसमें एक साथ मल्टीपल एप्लीकेशंस को रन करा सकती हूँ, और ये आपका लैन वैन मैन किसी के ऊपर भी चल सकता है। इनको जो हम कंट्रोल कराते हैं वो किसके थ्रू कराते हैं? आरपीसीज के थ्रू, रिमोट प्रोसीजर कॉल्स के थ्रू। और जो इंटरफेस में मशीन काम कर रही होती है उसके ऊपर जो प्रोग्राम रन हो रहा होता है उसको हम बोलते हैं क्या? एपीआईज, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेसेस। इसमें अगर तुमने सुना हो कि डेटाबेस टायर्स में काम करता है, तो जब हम क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में काम करते हैं तो जो हमारा डेटाबेस होता है वो जो डिफरेंट टाइप ऑफ आर्किटेक्चर में काम करता है वो होते हैं 2 टायर्स और 3 टायर्स आर्किटेक्चर्स। अब आते हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के जो डिफरेंट लेयर्स होती हैं आपकी, वो कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहली आती है इसमें प्रेजेंटेशन लॉजिक। इसमें क्या होता है? ह्यूमन मशीन का इंटरेक्शन होता है, और प्रेजेंटेशन लेयर पे आपकी कीबोर्ड, माउस, इनपुट डिवाइसेस, एटीएम मशीन्स, ये सब इंटरफेसेस होते हैं। दूसरा होता है इसमें बिजनेस लॉजिक। इसमें क्या होता है? ये एप्लीकेशन प्रोग्राम को फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है। तीसरा आता है इसमें हमारा बॉटम लेयर। बॉटम लेयर क्या करता है? जहाँ पे भी हमारी फाइल सर्विसेज, प्रिंट सर्विसेज, कम्युनिकेशन सर्विसेज, डेटाबेस सर्विसेज मेंटेन होती हैं, तो वो हमारी क्या कहलाती है? बॉटम लेयर। दो तरीके के आर्किटेक्चर क्लाइंट सर्वर सिस्टम में इंपॉर्टेंट है, 2 टायर और 3 टायर। 2 टायर में क्या होता है? इट इज डेवलप्ड टू एक्सेस लार्ज डेटाबेसेस। जो 2 टायर आर्किटेक्चर होता है इसमें जो हमारा बिजनेस लॉजिक होता है वो यूजर इंटरफेस के अंदर ही प्रोवाइड कर दिया जाता है, तभी इसको हम 2 टायर आर्किटेक्चर बोलते हैं। और दूसरे टायर में हमारे पास सारी की सारी बिजनेस वो जो फाइल प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज होती हैं वो होती हैं। नेक्स्ट वी कम टू 3 टायर आर्किटेक्चर। 3 टायर आर्किटेक्चर में क्या होता है कि सर्वर वो सारी रिक्वेस्ट आपकी फुलफिल करता है जो क्लाइंट उसको रिक्वेस्ट करता है। तो यानी कि जो भी मेरा प्रोसेसिंग लॉजिक है वहाँ पे सारी एप्लीकेशन लेयर पे आपकी सारी वो प्रोसेसेस इकट्ठी होती रहती हैं, वहाँ पे वो ऑल्टरेशंस होती रहती हैं। तो ये हमें कॉस्ट इफेक्टिव पड़ती थी बहुत ज़्यादा। जो 3 टायर आर्किटेक्चर होता है आपका, ये जो प्रोसेसिंग होता है इसको भी फास्ट कर देता है, और जो आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस होता है उसको भी इंक्रीज कर देता है। बीच में इसमें हमारा बिजनेस लॉजिक ऐड हो जाता है। अब इसमें देखते हैं, आज हम नेक्स्ट इसमें भी करते हैं
एक केस स्टडी करते हैं हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम की। उस हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम को हम एक्सेस करेंगे कैसे, पूरा उसका डेटाबेस कैसे बनेगा वो देखेंगे। एक पूरी केस स्टडी है इसमें। अब देखो हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है करने का। Every hospital, big or small, keeps records of its patients, including the registration details of the patient and fee payments. अब उसमें जो पेशेंट की एंट्री होती है वो इमरजेंसी में भी जा सकता है, ओपीडी पे भी जा सकता है और रूटीन चेकअप पे भी जा सकता है। तो इसके अंदर जो भी पेशेंट एडमिट होगा वो रूम में भी जा सकता है या सिर्फ ओपीडी से वापस भी जा सकता है। जैसे ही पेशेंट अंदर एंटर होता है उसी के अकॉर्डिंग उसको उसकी इलनेस के हिसाब से एक डॉक्टर अपॉइंट कर दिया जाता है। इन केस वो डॉक्टर उसको हैंडल नहीं कर पाता या उस डॉक्टर की एक्सपर्टाइज नहीं होती उस इलनेस पे, तो वो दूसरे डॉक्टर को रेफर कर देते हैं। फिर जब डिस्चार्ज हो रहा होता है तो पेशेंट को सेटल करना पड़ता है बिल अमाउंट पूरा का पूरा हॉस्पिटल के साथ। अब उसमें जो हमारा हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम है इसमें वो डॉक्टर्स का भी पूरा रिकॉर्ड रखता है कि या जो नर्सेज हैं, वार्ड बॉयज हैं या बाकी जितना और स्टाफ वहाँ काम कर रहा होता है उसका भी पूरा डेटाबेस वो मेंटेन करके रखता है। फिर जो हॉस्पिटल में डॉक्टर घुस आता है उसमें वो ये भी मेंटेन करके रखते हैं कि इस डॉक्टर की विजिट कब कब है और वो किस किस टाइम पे मिलेगा। देन आप अकाउंट्स डिपार्टमेंट पे जाते हैं, जितना भी स्टाफ वहाँ काम कर रहा होता है उनके पास ये भी रिकॉर्ड होता है कि वो कितनी सैलरी ड्रॉ कर रहे हैं, उनकी बेसिक क्या है, डीए क्या लग रहा है, एचआरए क्या लग रहा है, वो सब भी वहाँ कंट्रोल होता है। या किसी की फिक्स सैलरी है या विजिट के हिसाब से सैलरी है तो वो भी वहाँ मेंटेन होता है। फिर जो आपका हॉस्पिटल मैनेजमेंट होता है वो इन्वेंट्री भी मेंटेन करके रखता है। इन्वेंट्री मतलब कि वहाँ पे इक्विपमेंट्स कौन कौन से हैं, मेडिसिन कौन सी हैं, ब्लड बैंक में कितना ब्लड अवेलेबल है, तो ये सब चीज़ें भी वहाँ पे उस डेटाबेस में कंट्रोल्ड रहती हैं। तो पूरी परचेजिंग और एक्सपेंसेस भी वहाँ पे मेंटेन करते हैं। इन केस कोई सप्लायर आता है वो सप्लाई करता है उस हॉस्पिटल में तो वो भी वहाँ मेंटेन करता है। अब इसमें जो हमने डेटाबेस बनाना है उसमें क्या ध्यान रखना है हमने कि एक तो पेपर वर्क कम हो जाए और रिकॉर्ड्स की डुप्लीकेशन ना हो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमें इसमें क्या ध्यान रखनी है कि जो पेशेंट है उसका प्रोसीजर जो भी वो काम करवाने के लिए वहाँ आया है वो इफेक्टिव मैनर में और टाइमली मैनर में हो जाए और उसको जो एक्सेस चाहिए वो इजीली मिल जाए। अब इसके लिए हम इसका एक ईआर डायग्राम क्रिएट करते हैं। इसमें देखो हॉस्पिटल में कौन कौन लोग होंगे, पेशेंट्स होंगे, एम्प्लॉयज़ होंगे, डॉक्टर्स होंगे। पेशेंट्स को कौन एग्जामिन करेगा, डॉक्टर करेगा, बट पेशेंट साथ साथ क्या करेगा, रजिस्टर भी कर लेगा खुद को और हॉस्पिटल डिपार्टमेंट में उसकी अपडेशंस हो जाएंगी। फिर जो डॉक्टर है वो उस हॉस्पिटल में इनरोल करेगा खुद को, तो डॉक्टर enrolls for hospital department, patient registers for hospital department, patients examines, डॉक्टर examines patients और एम्प्लॉयज़ जो हैं वो हॉस्पिटल डिपार्टमेंट के लिए काम करें। अब इसके लिए जो हमें टूल्स रिक्वायर्ड होंगे हम इसके लिए अब डेटाबेस बनाते हैं, यानी कि इसके अंदर मुझे जो मेन चीज़ें चाहिए वो क्या चाहिए, एक तो डॉक्टर की डिटेल्स चाहिए,
दूसरा, पेशेंट की रजिस्ट्रेशन चाहिए, फिर एम्प्लॉई की डिटेल्स चाहिए और डिपार्टमेंट की डिटेल्स चाहिए। अब इसमें आप अपने जैसे सपोज आपने MS एक्सेस यूज़ किया, तो यहाँ एक्सेस यूज़ करके आप उस टेबल को डिज़ाइन कर सकते हैं। ये इसने एक्सेस में बनाया है कि टेबल का डिज़ाइन आपको करना है, रीनेम करने हैं कॉलम्स और उसका डेटा टाइप्स डिसाइन करना है। फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, उस टेबल की प्राइमरी की डिफाइन करनी है। अब जैसे हमने सबसे पहले बनाया डॉक्टर का डिटेल, तो डॉक्टर का कोड एक हॉस्पिटल असाइन कर देगा, फिर उसका डिपार्टमेंट कोड, डॉक्टर का नाम, उसकी क्वालिफिकेशन, उसकी डेजिग्नेशन और उसका एड्रेस। इसमें आप फ़ोन नंबर भी डाल सकते हो, उसका ईमेल एड्रेस भी डाल सकते हो। देन पेशेंट की रजिस्ट्रेशन, पेशेंट की रजिस्ट्रेशन में उसका पेशेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर जो होगा वो प्राइमरी की हो जाएगी। फिर किस डेट को रजिस्टर हुआ, नाम क्या है, हस्बैंड नेम क्या है, एज, एड्रेस, डॉक्टर का कोड, अराइव डेट और चार्जेस। इसमें भी आप फ़ोन नंबर डालोगे और मेल एड्रेस डालोगे। इसमें देखो, जो डिपार्टमेंट कोड है और जो डॉक्टर का कोड है, वो यहाँ पे हमारा फॉरेन की तरह काम कर रहा है। देन वी कम टू एम्प्लॉय डिटेल्स। एम्प्लॉय डिटेल्स में क्या आ जाएगा मेरा, एम्प्लॉय का कोड, एम्प्लॉय नेम, एड्रेस, जेंडर, डेट ऑफ ज्वाइनिंग और उसकी सैलरी क्या है और किस डिपार्टमेंट में वो काम कर रहा है। डिपार्टमेंट कोड विल बी द फॉरेन की और एम्प्लॉय का कोड इसमें प्राइमरी की बन जाएगा। फिर डिपार्टमेंट की डिटेल्स, डिपार्टमेंट का कोड, डिपार्टमेंट नेम, HOD और HOD का कोड। अब टेबल के बीच में हम रिलेशनशिप सेट करेंगे। रिलेशनशिप सेट कैसे करेंगे वो इसने एक्सेस में दिखाया, आप इसमें सीक्वल में भी कर सकते हो ये काम। इसमें जो आप रिलेशनशिप सेट करोगे, देखो डॉक्टर की और पेशेंट की, तो जो ये पेशेंट और डॉक्टर है हमने इसको आपस में रिलेट करा दिया। देन डिपार्टमेंट और जो एम्प्लॉई है इसको आपस में रिलेट होना चाहिए, तो ये दोनों यहाँ आपस में रिलेटेड दिखा। अब आते हैं इसमें कि आप इसमें फ्रंट एंड फॉर्म्स कैसे बनाओगे। वो आप विजुअल बेसिक के थ्रू भी बना सकते हो या कोई और सॉफ्टवेयर चाहो तो उसके थ्रू भी क्रिएट कर सकते हो आप अपने फॉर्म्स। एक्सेस में भी फॉर्म्स बन जाते हैं, आप उससे भी यूज़ कर सकते हो। अब आते हैं नेक्स्ट इसमें रिपोर्ट जनरेशन। रिपोर्ट्स में क्या होता है, रिपोर्ट क्या होती है कि मेरे को अपने डेटा को रिप्रेजेंट करना है, तो मुझे उसका एक प्रिंटेड वे चाहिए, तो उसकी साइज, अपीयरेंस, एक नॉर्मल व्यू आना चाहिए मेरा कि कैसे, मतलब सपोज कितने उसमें डिपार्टमेंट में लोग काम कर रहे हैं या कितने पेशेंट्स उस डॉक्टर के पास गए, तो एक प्रॉपर रिपोर्ट जनरेट हो जानी चाहिए। तो वो हम एक्सेस के थ्रू कर सकते हैं। हम इसमें एक्सेस में ये रिपोर्ट्स विजार्ड में जाके इसको क्रिएट कर सकते हो। और अगर सपोज आपको इसमें डेटाबेस मेंटेन्ड है आपका, तो आप मेल मर्ज के थ्रू सारे लेबल्स को यूज़ करके भी ये रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हो। ये देखो ऐसे रिपोर्ट क्रिएट होके आएगी, ऊपर टाइटल होगा, फिर उसका लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, टाइटल और उसके घर का फ़ोन नंबर। दिस इज़ रिपोर्ट। ये भी एक तरीके की रिपोर्ट है, ये भी एक्सेस में बनती है। ये डिज़ाइन व्यू में जाके सिंपल बस लेआउट डिसाइड कर लो और वहाँ से ये रिपोर्ट जनरेट होके आ सकती है कि आपको कौन कौन से फील्ड्स चाहिए और कौन कौन से टेबल में से कौन सा फील्ड चाहिए। नेक्स्ट आते हैं इसमें क्वेरीज और रिकॉर्ड सेट। क्वेरीज क्या होंगी हमारी
कि जब मैं अपने डेटाबेस टेबल पे कोई क्वेश्चंस करूँगी तो वो मेरी क्या कहलाएंगी, क्वेरीज। अब क्वेरीज का काम क्या होता है, व्यू करना डेटाबेस को, या किसी भी तरीके से डेटाबेस को एनालाइज करना। जैसे मैं चाहती हूँ कि मेरे यहाँ स्टाफ में कौन कौन लोग काम कर रहे हैं, उनके फ़ोन नंबर मुझे चाहिए, तो आप उसमें क्वेरी लगाओगे कि नेम चाहिए और फ़ोन नंबर चाहिए। क्वेरीज में कभी भी कोई डेटा नहीं होता, वो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि डेटाबेस से इंफॉर्मेशन को लेकर आती हैं आपके पास। यानी कि आप कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखोगे तो वो आउटपुट में आपके पास डेटा को लेके आएंगे। वो नेक्स्ट आते हैं, इसमें रिकॉर्ड सेट क्या होता है। रिकॉर्ड सेट होता है कि जब आप अपने डेटाबेस में कोई क्वेरी रन करते हो तो रिकॉर्ड सेट क्या करता है, एक आउटपुट आपको जनरेट करता है। यानी कि जब क्वेरी ओपन होगी या रन होगी तो एक रिकॉर्ड्स आपके सामने आएंगे, रिकॉर्ड सेट सामने आएगा, जिसके के अंदर वो सारे रिकॉर्ड्स और फील्ड्स होंगे जो कि उस क्वेरी के अंदर आपने डिमांड करे हैं। जो रिकॉर्ड सेट होता है वो कोई टेबल नहीं होता, आप उसके अंदर कंडीशंस ऐड करते हो और उस रिकॉर्ड सेट को डिमांड करते हो फ्रॉम द टेबल्स। अब एक्सेस में आप क्वेरीज कैसे बनाते हो, एक्सेस में भी क्वेरी बनाने का आपके पास क्वेरी विजार्ड होता है, तो वहाँ से आप उस क्वेरी को जनरेट कर सकते हो। तो देखो ऐसे होता है, इसमें मुझे कौन सी टेबल चाहिए तो वो टेबल हम यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं उस पूरे डेटाबेस में से। उसमें से मुझे कौन कौन से फील्ड्स चाहिए वो हम यहाँ चूज कर लेते हैं। जैसे इसमें से मुझे रजिस्ट्रेशन आईडी, डिपार्टमेंट नेम और कॉस्ट नहीं चाहिए, सिर्फ वर्कशॉप आईडी चाहिए, तो सिर्फ वो लिख लिया। अब यहीं पे ही दूसरा टेबल चूज करूँगी मैं जिसमें कि एम्प्लॉय डिटेल्स हो, तो वहाँ से हम फर्स्ट नेम लास्ट नेम चूज कर सकते हैं। और यहाँ पे ऐसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे, तो मुझे वही वाले फील्ड सिर्फ आउटपुट में मिल जाएंगे। ये देखो ऐसे, तो ये फील्ड्स ऐसे डिस्प्ले होके आ जाते हैं। और अगर मुझे तीनों डिस्प्ले में चाहिए तो हम तीनों को टिक कर देंगे, तीनों शो हो जाएंगे। और यहाँ पे मैं क्राइटेरिया भी लगा सकती हूँ कि सपोज मुझे वही लोग चाहिए जिनका नाम एस से शुरू होता है, तो फर्स्ट नेम इज इक्वल टू एस करके और क्वेश्चन मार्क डाल देंगे तो भी वो सिर्फ एस वाले नाम शो कर देगा। जब रिलेशनशिप सेट होते हैं इनमें, देखो ऊपर वाले में हमें रिलेशनशिप सेट करने पड़ेंगे क्योंकि दो आप फील्ड्स को, दो टेबल्स को यूज कर रहे हो, जैसे कस्टमर की, एम्प्लॉय की भी और डिपार्टमेंट्स की भी, वर्कशॉप वाले की भी। तो आपस में रिलेट करोगे तभी वो दो टेबल्स ज्वाइन होंगी और आगे उनमें क्वेरी रन होगी। क्वेरी को रन करने के लिए ये बटन होता है। फिर क्वेरीज की सॉर्टिंग के लिए भी आपके पास प्रोसीजर होता है कि आप उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में किस फील्ड के हिसाब से लगाना चाहते हो। आप चाहो तो क्वेरी में कोई फील्ड को हाइड करना चाहते हो तो उसको भी आप हाइड कर सकते हो। उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड सेट को आप नहीं दिखाना चाहते तो आप उसको हाइड कर सकते हो। फिर आप अपनी क्वेरीज के ऊपर कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी लगा सकते हो, जैसे क्राइटेरिया लगाना कि भाई लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ये भी आप अपनी क्वेरीज पे जनरेट कर सकते हो। वो यहाँ लग जाती हैं। देखो जैसे सपोज मुझे देखना है कि मुझे वो वाला स्टाफ चाहिए जिसकी कि क्रेडिट लिमिट ग्रेटर देन इक्वल टू 6000 है, तो वो क्राइटेरिया मैंने यहाँ लगा दिया। तो वो सिर्फ अब जो मुझे आउटपुट मिलेंगी ये चारों फील्ड मिलेंगे, बट क्राइटेरिया क्या होगा, वही वाला स्टाफ आएगा जिसका कि आउटपुट जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 6000 है। ये देखो यहाँ इसने दूसरा
क्राइटेरिया लगाया, 2 क्राइटेरियाज एक साथ भी लगा सकते हैं कि जिसका डिपार्टमेंट नेम एजुकेशन हो और स्टेटेड प्रोविंस जो है वो मैरीलैंड हो, तो सिर्फ वही वाले फील्ड्स को शो करो। शो ये देखो चारों करेगा, बट क्राइटेरिया दोनों पे लगा हुआ है, इसीलिए सिर्फ ये दोनों शो है। और में देखो ऐसे लगा सकते हैं क्राइटेरिया कि जिसका कि डिपार्टमेंट नेम साइकोलॉजी और म्यूजिक हो, तो वो यहाँ ऐसे शो कर देते हैं। और में कोई एक चीज प्रूफ होती है, बिटवीन और एंड भी लगा सकते हो इसमें, कि इससे शुरू होके इस पे खत्म हो। आप अपनी क्वेरीज के ऊपर डिफरेंट फंक्शंस लगा सकते हो, जैसे सम, एवरेज, काउंट, मैक्स, मिनिमम। आप में से किसी बच्चे ने एक्सेस पे काम किया है तो आप सीक्वल को यूज करते हो। देखो एक्सेस ना माइक्रोसॉफ्ट का ही एक सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर वो थोड़ा इजी होता है। इसके अंदर ना रिपोर्ट्स, क्वेरीज ये सब ऑलरेडी ऐसे जनरेटेड होती हैं, आप सिर्फ उसमें अपनी वैल्यूज डाल सकते हो। तो अगर आप लोग करके देखना चाहो, बहुत इजी सॉफ्टवेयर होता है। डेटाबेस बनाओ सबसे पहले, फिर उसके बाद अपनी टेबल्स क्रिएट करो। टेबल्स में आप अपनी मैम वैल्यूज को डाल सकते हो। सुनो मेरी बात एक बार, अगर बट अभी मैम आपके स्क्रीन पास, ब्लैंक दिख रही है। हाँ वो स्क्रीन मैंने हटा दिया है बच्चे, वो वाला टॉपिक वाइंड अप हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम ओके करेंगे स्टडी सेंटर मैनेजमेंट। ओके बट अभी आपके एग्जाम शुरू होने वाले हैं, तो एक्सेस अभी मत करने बैठ जाना। अभी आप अपने सीक्वल पे ही एम्फेसाइज करो, क्योंकि क्वेरीज सारी उसी से ही आती हैं। जब आपके पास खाली समय हो तो एक्सेस का यूज करना। अगर कहोगे तो मैं एक्सेस के ट्यूटोरियल्स तुम्हारे ग्रुप में डाल दूंगी। बहुत इजी है, सिर्फ 2 या 3 बार में ही आप एक्सेस पे काम करना सीख जाओगे, कैसे मैम रिपोर्ट्स डाल बनती हैं। दीजिएगा। ठीक है। मैम MS एक्सेस तो वैसे पेड है ना। हाँ पेड होता है, बट अगर आपके सिस्टम में आपने वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट डाला हुआ है तो एक्सेस भी साथ में ही आ जाता है। देखना आपके सिस्टम में ही अवेलेबल होगा। ओके तुम लोगों के एग्जाम्स कब से शुरू हैं? 8 अगस्त। 8th? यस मैम। फर्स्ट 8 अगस्त को है, यस मैम। तो अभी तो टाइम है, कर सकते हो 2-3 दिन में। ट्यूटोरियल्स डाल देती हूँ आपके पास फिर एक्सेस के। ओके अब हमारी एक केस स्टडी बची है, वो है स्टडी सेंटर मैनेजमेंट सिस्टम। वो हम लास्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी आप लोग लॉग आउट होना चाहते हैं तो हो सकता है, मैं ट्यूटोरियल्स डाल देती हूँ आपके।